स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्स में। हमने हमारे पहले वाले वीडियो में देखा था कि यूनाइटेड नेशन किन परिस्थितियों में बना है और इसमें सुधार की मांग क्यों उठ रही है। आज हम देखने वाले हैं इसकी प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए इस बात का मसला कठिन है। इस बात पर तो हमने देखा कि सभी देश जो हैं वो ये बात चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में उसकी जो फॉर्मेशन है, उसका जो गठन है उसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन कोई भी इस बात तक नहीं पहुंच पाया है कि इसमें किस तरह का सुधार होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। एक प्रस्ताव आया जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुधार से संबंधित था कि इसकी प्रक्रियाओं में क्या सुधार होना चाहिए। ये जो प्रस्ताव है ये 1992 में आया संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में, और इस महासभा के द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया गया। और इसकी जो शिकायतें दी गई है इसमें मुख्यतः 3 शिकायतों का जिक्र किया गया है। पहली जो शिकायत की गई है वो बात की गई है, इसमें जो प्रतिनिधित्व है वो बराबर नहीं है। इसमें कहा गया कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं का नुमाइंदगी नहीं करती है। इसमें कहा गया कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये जो राजनीतिक वास्तविकताएं विश्व में चल रही हैं उनका समाधान करने में असफल रही है। दूसरी शिकायत है कि इन फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का ही दबदबा रहता है। दूसरी शिकायत लोगों ने ये की कि ये जो यूनाइटेड नेशन है इस पे ज्यादातर जो रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना है इन लोगों का ही दबदबा रहता है, क्योंकि ये बजट में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। तो जो मुद्दा निकल के आता है वो ये है कि इसमें जो वेस्टर्न कंट्री है उनके मूल्यों का ही छाप है तथा उन्हीं के हितों की इसमें बात की गई है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। तीसरी बात ये आई कि सुरक्षा परिषद में 5 लोगों को ही वीटो पावर दी गई है, बाकी के जो लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन्हीं बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराया जाए। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। 1997 में भी इस बात पर वापस से जिक्र हुआ कि क्या इस की जो सुरक्षा परिषद है इसके जो नए सदस्य हैं इनको चुना जाना चाहिए, और इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए मानदंड सुधारे गए हैं। इनमें से जो मानदंड है वो कुछ इस तरह से बताए गए हैं, जैसे कि एक नए सदस्य को, जो भी नया सदस्य इसमें आता है उसको एक बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, उसके पास अच्छी इकोनॉमी होनी चाहिए, साथ ही उसके पास अच्छी जो मिलिट्री पावर है वो होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान भी ज्यादा होना चाहिए, और आबादी भी उस देश की है जनसंख्या के हिसाब से भी वो देश बड़ा होना चाहिए। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो वो देश ही इसमें जुड़ सकता है। ये देश ऐसे हों जो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करते हों। ये सभी लक्षण हम देख रहे हैं कि भारत पूरा करता है। भारत के पास अच्छी विविधता भी है, डाइवर्सिटी है, किसी भी तरह की डाइवर्सिटी देख सकते हैं हम, कल्चरल देख सकते हैं, लिंगुअल देख सकते हैं, हर तरह की डाइवर्सिटी इंडिया में उपलब्ध है। साथ ही डेमोक्रेसी भी है, जनसंख्या भी सबसे बड़ी है आज के टाइम पे, अच्छी इकोनॉमी है और सेना भी अच्छी है, तो बजट में भी अच्छा योगदान दे रहा है। जैसा कि हमने देखा कि कोरोना के टाइम पे भारत ने सबसे ज्यादा इसमें फंड दिया है। तो इस तरह से जो भारत है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सभी यहाँ पर मानदंड बनाए गए हैं उनको पूरा करता है। स्पष्ट है कि इन मानदंडों से हर एक की कुछ न कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानता है। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्य के लिए इच्छुक ना हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में क्या दिक्कत है। वो बता सकता है कि ये जो यहाँ पर ये पैरामीटर बनाए गए हैं इनमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छा है। सुरक्षा परिषद की सदस्य के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, ये फिक्स नहीं है। कोई राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के बजट में कितना योगदान करे कि वह यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता हासिल कर ले। भाई इतना बताओ कि अगर इतना डॉलर दिया, इतना बिलियन डॉलर दिया तो हमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता मिल जाएगी। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, कितने बिलियन डॉलर की, बिलियन की अर्थव्यवस्था हो जिससे कि हमें सदस्यता मिल जाए, इन सब कसौटियों को फिक्स नहीं किया गया है। कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक, ये भी एक प्रश्न है। अगर लोकतंत्र, मानवाधिकार के प्रति सम्मान ही कसौटी है तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी। कई लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में अच्छा कर रहे हैं, जो मानवाधिकार के मामलों में भी अच्छा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। तो इन सब मापदंडों के हिसाब से हमने ये तो तय कर दिया कि फला देश के पास ये है तो वो इसका सदस्य बन जाएगा, लेकिन इन मानदंडों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भाई ये इसके योग्य हो जाएंगे। क्या ये सुरक्षा परिषद में अगर इन सभी मानदंडों पर खरे उतरने वाले देश शामिल हो गए तो क्या वो सुरक्षा परिषद को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। इस सवाल का समाधान जो है ये नहीं दे पाए हैं। इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को हल कैसे किया जाए। आखिर ये जो प्रतिनिधित्व दिया गया है इसको हल कैसे किया जाए। क्या
भौगोलिक दृष्टि से बराबरी का प्रतिनिधित्व का अर्थ यह है कि एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। मतलब यदि भौगोलिक दृष्टि से यदि सीट मिलती है तो इसके हिसाब से तो हमें एशिया से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, कैरेबियाई क्षेत्र की एक एक सीट तो इसमें सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए, क्योंकि ये भौगोलिक दृष्टि से बड़े हैं। एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बना जाए। प्रतिनिधित्व का जो मसला है भूगोल के आधार पर ही क्यों हल किया जाए, ये भी एक सवाल है। आर्थिक विकास को आधार मानकर क्या यह मसला हल नहीं हो सकता। अगर आर्थिक विकास को ही आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील देशों की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। विकासशील देश हैं वो देश के विकास की अलग अलग पायदान पे खड़े हैं। फिर संस्कृति का क्या करें। संस्कृति के बारे में यदि प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वो कहां तक जायज है। क्या विभिन्न संस्कृतियों या सभ्यताओं को ज्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। जिन देशों की संस्कृतियां अच्छी है क्या उनको अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इस बात पर भी सवाल बना रहता है। कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर हम कैसे देख सकते हैं, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर अलग अलग संस्कृति और धाराएं उपस्थित होती हैं। इसी से जुड़ा एक मसला है वो सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर यदि देखें तो कुछ का जोर था कि 5 सदस्यों को दिया गया जो निषेधा अधिकार वीटो है, वीटो पावर दी गई है, उसको खत्म कर देना। मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर दी गई है उसको खत्म करना चाहिए। अनेक का मानना यह है कि निषेधाधिकार जो वीटो पावर दी गई है ये लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता है। मतलब ये लोकतांत्रिक देशों के बीच जो बराबरी की बात है उससे बेमेल है और ये अप्रासंगिक है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं और दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हिदायत दी गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में स्थिरता लाने के लिए ही ये वीटो पावर दी गई थी ताकि लोग स्थिर रह सकें।